हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फिफ्थ वीडियो ऑफ डिमांड, द थर्ड लेसन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video we had seen the exceptions of law of demand and the expansion and contraction of demand. In today's video we will study the increase and decrease of demand and the individual demand and market demand. So without wasting time, let's start. So friends, in the last video we have studied the exceptions of demand and the expansion and contraction of demand. In today's video, we will study the increase and decrease in demand. Friends, लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर डिमांड के प्राइस के अलावा के बाकी के सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो प्राइस में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसकी असर से डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है ये हम आज सीखेंगे। व्हेन वन फैक्टर और सम फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज इन फेवर ऑफ द डिमांड ऑफ अ गुड, देन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड विच इज कॉज्ड बाय राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। यानी कि प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसमें से कोई एक फैक्टर या एक से ज़्यादा फैक्टर के चेंज होने के कारण अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। इस केस में जो डिमांड कर्व है वो दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड शिफ्ट होगा। इफ दीज फैक्टर्स चेंजेस अगेंस्ट द डिमांड देन एट द सेम प्राइस डिमांड डिक्रीजेस एज द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। यानी कि अगर प्राइस के अलावा के बाकी के फैक्टर्स डिमांड के अगेंस्ट चेंज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होती है और डिमांड कर्व बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। हेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस। यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज के लिए प्राइस को आप कांस्टेंट मान लीजिए, प्राइस के अलावा दूसरे किसी फैक्टर्स के चेंज के कारण अगर डिमांड चेंज होती है तो उसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं। इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट कॉलम प्राइस इज गिवन एंड द प्राइस इज सेम ₹3। क्योंकि हमें इंक्रीज और डिक्रीज एक्सप्लेन करने के लिए प्राइस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हर स्टेज पर प्राइस यहाँ पर सेम है ₹3, लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। आप देखिए पहले 1 यूनिट की डिमांड थी, फिर 2 यूनिट हुई, 3 यूनिट हुई, 4 यूनिट हुई और 5 यूनिट हुई। यानी कि प्राइस सेम रहते हुए भी डिमांड चेंज हो रही है। इसे भी हम 3 पॉइंट से समझेंगे। इनिशियल पॉइंट यानी शुरुआती पॉइंट हम इसे लेते हैं जिसे हम पॉइंट A कहेंगे। इसके बाद आप देखिए डिमांड लास्ट में 1 यूनिट की रह जाती है, इसे हम पॉइंट B कहेंगे। और डिमांड बढ़कर मैक्सिमम 5 तक आती है, इसे हम पॉइंट C कहेंगे। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं ऑन OX एक्सिस डिमांड ऑफ कमोडिटी इन यूनिट्स इज मेंशन्ड एंड ऑन OY एक्सिस प्राइस इन रुपीज़ इज मेंशन्ड। आप देखिए जब प्राइस ₹3 है तब डिमांड 1 यूनिट है, तो आप देखिए प्राइस के ₹3 की ये लाइन और डिमांड की 1 यूनिट की ये लाइन, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ हमने एक पॉइंट लिया। सेकंड स्टेज पर आप देखिए प्राइस आपका सेम है 3, लेकिन डिमांड आपकी 2 यूनिट्स हो गई। तो प्राइस लाइन हमारी सेम यही रहने वाली है, लेकिन अब डिमांड वो इंक्रीज होकर 2 यूनिट्स तक हो गई है। तो यहाँ हमारा पॉइंट आएगा। सेम नेक्स्ट टाइम पर भी प्राइस सेम ₹3 है और डिमांड इंक्रीज होकर 3 यूनिट्स तक हो जाती है। तो इसी लाइन पर आपको यहाँ एक पॉइंट मिलेगा।
तो जब भी फ्रेंड्स प्राइस सेम रहेगी तब जो डिमांड लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो आपके बाकी के पॉइंट्स भी 4 और 5 डिमांड यूनिट के साथ इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनेंगे। अब इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम डिमांड लाइन या डिमांड कर्व कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये डी डी ये हमारी डिमांड लाइन या डिमांड कर्व है। इन दिस टेबल वी हैव टेकन द इनिशियल स्टेज वेयर द डिमांड वॉज 3 यूनिट्स। तो फ्रेंड्स हम हमारे ग्राफ पेपर पर भी जब हमारी डिमांड 3 यूनिट्स की होती है, आप देख सकते हैं यहाँ ये हमारी डिमांड 3 यूनिट्स है, तो हम इस पॉइंट को हम ए नाम देंगे और इस पॉइंट के ऊपर एक डिमांड लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे हम D1 नाम देंगे। तो ये जो D1 है ये हमारी इनिशियल स्टेज जब 3 यूनिट्स की डिमांड थी उस वक्त का पॉइंट है। अब फ्रेंड्स हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होकर 1 यूनिट तक आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम एक डिमांड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे हम पॉइंट बी का नाम देंगे और इस पॉइंट बी में से पास होने वाली D2 डिमांड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, जो डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है। और आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो जब डिमांड 5 यूनिट्स होती है तब है, जिसे हम C नाम देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो शुरुआती स्टेज का पॉइंट A था वो राइट साइड मूव करता है और इस पॉइंट पर जब डिमांड 5 यूनिट्स होती है इसे हम C नाम देंगे और इसमें से पास होने वाली एक डिमांड कर्व भी हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमारी तीसरी डिमांड कर्व D3 आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि जब भी डिमांड इंक्रीज़ होती है तब हमारा डिमांड कर्व राइट साइड को मूव करता है और जब डिमांड डिक्रीज़ होती है तब हमारी डिमांड कर्व वो लेफ़्ट साइड पर मूव करती है। फ्रेंड्स अगर आपको एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है तो आपको ग्राफ के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो आप एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दे सकते हैं, इन द अबव शेड्यूल एंड डायग्राम इनिशियल डिमांड कर्व इज D1 वेयर एट प्राइस ऑफ ₹3 डिमांड इज 3 यूनिट्स। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी डिमांड जब 3 यूनिट्स है तब ये जो D1 है ये हमारा इनिशियल स्टेज है। When price remains constant at ₹3 but one or more factors change in favor of demand, then the demand curve shifts to the right to D3 where the demand increases to 5 units। यानी कि प्राइस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट वो डिमांड के फेवर में चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है और डिमांड कर्व वो 5 यूनिट्स के ऊपर D3 लाइन के साथ राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट A ऑन D1 नाउ इफ वन और सम ऑफ द अदर फैक्टर्स चेंज अगेंस्ट डिमांड देन द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट टू D2 and the demand decreases from 3 units to 1 unit. This is depicted at point B on D2। यानी कि प्राइस के अलावा के फैक्टर्स जब डिमांड के अगेंस्ट चेंज होते हैं तब डिमांड 3 यूनिट से डिक्रीज होकर 1 यूनिट्स तक आती है, जो हम पॉइंट बी पर देख सकते हैं। और जो डिमांड कर्व D1 था वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाता है और बी पॉइंट के ऊपर D2 नाम की डिमांड कर्व के साथ हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। डिमांड इन इकोनॉमिक्स is also classified as individual demand and market demand. Individual demand is the demand of a good by an individual consumer at a given price at a particular point of time। यानी किसी निश्चित समय पर
किसी एक कंज्यूमर के द्वारा किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड की जाए तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। एंड द सम total of such individual demands of all existing consumers in the market is called market demand at a given price at a particular point of time। यानी किसी दिए गए निश्चित समय पर एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं उन सभी कंज्यूमर्स की डिमांड का टोटल वो मार्केट डिमांड बनती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन रुपीस दिया हुआ है एंड डिमांड बाय इंडिविजुअल ए इन यूनिट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में डिमांड बाय इंडिविजुअल बी इन यूनिट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में डिमांड बाय इंडिविजुअल सी इन यूनिट्स दिया हुआ है और उसके बाद के कॉलम में ए बी और सी तीनों कंज्यूमर की डिमांड का टोटल यानी कि टोटल डिमांड कहो या उसे मार्केट डिमांड कहो वो दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ था तब ए नाम के इंडिविजुअल की डिमांड 1 यूनिट थी, बी नाम के इंडिविजुअल की डिमांड उसी प्रोडक्ट के लिए 2 यूनिट्स थी और जो सी नाम का कंज्यूमर था या सी नाम का जो इंडिविजुअल था उसकी डिमांड उसी प्रोडक्ट के लिए 3 यूनिट्स थी। तो 1 + 2 + 3 यानी टोटल 6 यूनिट ये हमारी मार्केट डिमांड कहलाएगी। जब प्राइस रिड्यूस होकर 8 रुपीज़ का हो जाता है तब एज़ पर द लॉ ऑफ डिमांड को एक्सपांड होना है। तो ए नाम के कंज्यूमर की डिमांड 1 यूनिट से 2 यूनिट्स तक एक्सपांड होती है। सेम प्राइस पर बी नाम का जो कंज्यूमर था जो पहले 2 यूनिट्स यूज़ कर रहा था वो अब 3 यूनिट्स यूज़ करेगा। सी नाम का कंज्यूमर पहले 3 यूनिट्स यूज़ कर रहा था वो अब 4 यूनिट्स यूज़ करेगा। तो 2 + 3 + 4 इन तीनों का टोटल 9 यूनिट्स वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। और इसी तरीके से आप बाकी प्राइस लेवल पर भी ये सेम चीज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 पर देख सकते हैं जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिखाया था वो सेम टेबल आपको पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। आप उसमें देखिए ये जो फिगर है या ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो ए नाम का जो पर्सन है उसके लिए आपको दिया हुआ है। जब प्राइस 10 रुपीज़ था तब उसकी डिमांड 1 यूनिट जितनी थी। जब प्राइस रिड्यूस होकर 8 रुपीज़ तक हुआ तो उसकी डिमांड 1 यूनिट से एक्सपांड होकर 2 यूनिट हो चुकी है। आप बी नाम के पॉइंट पर देख सकते हैं। फिर जब प्राइस 6 रुपीज़ तक रिड्यूस हुआ तो उसकी डिमांड एक्सपांड होकर 3 यूनिट्स तक हो चुकी है। आप सी पॉइंट पर देख सकते हैं। और जब प्राइस 4 रुपीज़ तक रिड्यूस हुआ तब उसकी डिमांड एक्सपांड होकर 4 यूनिट्स तक जा चुकी थी। और जब प्राइस 2 रुपीज़ तक रिड्यूस हुआ तब उसकी डिमांड एक्सपांड होकर 5 यूनिट्स तक जा चुकी थी। ये फिगर पर्सन बी के लिए है। 10 रुपीज़ प्राइस पर पर्सन बी की जो डिमांड थी वो 2 यूनिट्स थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब प्राइस रिड्यूस होकर 8 रुपीज़ हुआ तब उसकी डिमांड एक्सपांड होकर 3 यूनिट्स तक जा चुकी थी। आप बी पॉइंट पर देख सकते हैं। और ऐसे ही जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस होता गया वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज होकर 4 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट तक एक्सपांड हो चुकी थी। और ये फिगर पर्सन सी के लिए है। पर्सन सी की डिमांड 10 रुपीज़ प्राइस पर 3 यूनिट्स थी। 8 रुपीज़ प्राइस पर एक्सपांड होकर 4 यूनिट्स हो गई थी। 6 रुपीज़ प्राइस पर डिमांड और ज़्यादा एक्सपांड होकर 5 यूनिट्स तक चली गई थी। और जब प्राइस रिड्यूस होकर 4 रुपीज़ तक हुआ एट दैट टाइम द डिमांड वॉज एक्सपांडेड अप टू 6 यूनिट। और जब प्राइस रिड्यूस होकर 2 रुपीज़ तक हुआ तब डिमांड 7 यूनिट्स तक जा चुकी थी। तो यहाँ आपने तीनों पर्सन्स का इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा। तो अब हम इन तीनों का कलेक्टिवली मार्केट डिमांड कर्व देखेंगे। आप देख सकते हैं टोटल के कॉलम में जब प्राइस 10 रुपीज़ था एट दैट टाइम द डिमांड वॉज 6 यूनिट। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 और 10। 5 के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसे हम 6 समझेंगे। तो यहाँ 6 पर आपको फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। फिर जब प्राइस रिड्यूस होकर 8 रुपीज़ तक हुआ तब डिमांड एक्सपांड होकर 9
यूनिट्स तक जा चुकी थी। तो 9 के लिए आप देख सकते हैं ये 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9 आपको यहाँ मिलेगा। तो इस लाइन पर आपको पॉइंट बी दिख रहा है। फिर प्राइस जब रिड्यूस होकर 6 रुपीज़ हुआ, एट दैट टाइम द टोटल मार्केट डिमांड वॉज 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स के लिए आप देख सकते हैं 10 यहाँ पर है, उसके बाद 11 और 12। तो इस लाइन पर आपको यहाँ पर सी पॉइंट दिख रहा है। फिर जब प्राइस रिड्यूस होकर 4 रुपीज़ होता है, एट दैट टाइम द टोटल मार्केट डिमांड वॉज 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स आपको यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं। तो 15 यूनिट्स यहाँ आपको डी पॉइंट पर मिलेगा। और जब प्राइस रिड्यूस होकर 2 रुपीज़ तक डाउन होता है, एट दैट टाइम द टोटल मार्केट डिमांड वॉज 18 यूनिट्स। और 18 के लिए 15 के बाद 16, 17 और 18 आपको यहाँ मिलेगा। तो एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर आपको पॉइंट ई दिखाई दे रहा है। तो जो D4 नाम की जो डिमांड कर्व है उसे हम टोटल मार्केट का डिमांड कर्व कहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, देन please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।